मीरा ने रिया को दूसरी दुकान में भेजकर बाकी का सारा सामान लाने के लिए कह दिया तो रिया ने कहा ठीक है कहते हुए वो जल्दी से निकल गई। उसे बाहर जाते देखकर वो आदमी ने फिर से किसी को फ़ोन किया और कहा उसकी दोस्त बाहर चली गई है, अब वो शायद अकेली हो गई है। तो सामने से आवाज़ आई, वो जैसे ही बाहर निकले उड़ा दो उसे। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है कहते हुए वो व्यक्ति वहीं बाहर खड़े होकर मीरा का इंतज़ार करने लगा। इधर मीरा जल्दी से खुद अपने पापा के कपड़े लेने के लिए जेंट्स की लाइन में चली गई। शॉप में गिने चुने ही लोग थे जो कपड़े ले रहे थे, क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़ों की दुकान थी जहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मीरा अपने पापा के लिए आराम से कपड़े लेने लगी, तभी उसने देखा सामने के लेडीज डिपार्टमेंट की तरफ रुद्र और आरव खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर पहले तो वो चौंक गई और मन में सोचने लगी, ये लोग किसके लिए कपड़े ले रहे हैं। फिर वो जल्दी से कपड़ों के पीछे छुप गई और उन्हें देखने लगी कि वो क्या कर रहे हैं। इधर राहुल के घर पर दस्तक हुई। राहुल ने अपने आदमियों को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मोनिका खड़ी थी। तो उस आदमी ने कहा, सर मोनिका मैडम आई हैं। ये सुनकर राहुल उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, बनारसी उसे कह दो कि वो जहाँ से आई है वहीं से वापस चली जाए। कहते हुए राहुल अंदर जाने लगा तो मोनिका ने बनारसी को हटाकर अंदर आते हुए कहा, राहुल तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम उस मीरा और रुद्र के बहकावे में आकर मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये सच कोई नहीं बदल सकता। तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं या तो खुद मर जाऊंगी या तो फिर उन्हें मरवा दूंगी, लेकिन ऐसे अकेले तन्हा नहीं जीऊंगी। मोनिका की आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सभी आदमी हट गए और अपने घर की ओर चल दिए। अब घर में सिर्फ राहुल और मोनिका ही खड़े रह गए थे, लेकिन राहुल अभी भी चुपचाप खड़ा था। तो मोनिका ने कहा, राहुल तुम चुप क्यों हो? हाँ माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दो। तुमसे दूर रहना मेरे लिए एक सज़ा ही है। हाँ माना कि मैंने बहुत से झूठ बोले हैं, लेकिन उन सब झूठ में एक सच ये भी है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहते हुए मोनिका रोने लगी तो राहुल ने पीछे मुड़कर कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो मेरे लिए? हाँ, इसलिए तुमने रुद्र और मीरा को मारने की प्लानिंग बनाई है, बताओ? मोनिका ने ये सुना तो चौंकते हुए पूछा, क्या? मोनिका के चौंकने से राहुल खींच गया और उसने फिर से मोनिका से कहा, तुमने ही मीरा को मरवाने के लिए गुंडे भेजे हैं ना मॉल के बाहर? इस बात पर मोनिका ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कोई गुंडे नहीं भिजवाए हैं। इस बात पर राहुल ने कहा, मोनिका तुम ना पूरी दुनिया को उल्लू बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, इसलिए मेहरबानी करके अपने भाड़े के टट्टुओं को बोलो वहाँ से हट जाएं, वरना मेरे आदमी 24 घंटे रुद्र, मीरा और उसकी फैमिली वालों पर नज़र बनाए हुए हैं। इसलिए तुम मुझे तो धोखा नहीं दे सकती हो। इस बात पर मोनिका ने कहा, ठीक है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं बाहर बैठती हूँ और तुम मुझ पर नज़रें बनाए रखो कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। ठीक है, अगर वो मेरे आदमी होंगे तो कम से कम मुझे एक बार भी फ़ोन तो करेंगे ही, तब तुम समझ जाना कि ये मेरा काम है या किसी और का। कहते हुए मोनिका बिना राहुल का जवाब सुने ही बाहर जाकर पार्क में बैठ गई और बैठकर सोचने लगी, हाँ ये सच है कि मैं उस मीरा की बच्ची को मरवाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज कोई गुंडे नहीं भेजे हैं उसे मारने के लिए। यानी कि इसका मतलब है कि मेरे सिवाय भी मीरा ने दुश्मन पाल रखे हैं। गजब है ये लड़की, इंसान है या चलती फिरती बारूद। कुछ भी हो मुझे उससे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से लेना देना है और वो है राहुल। पता नहीं क्यों लेकिन मैं 2 दिन भी राहुल के बिना नहीं रह पाई और शायद आगे भी नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए तो उस रुद्र और मीरा को नुकसान पहुंचाने का ख्याल छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। सोचते हुए मोनिका वहीं पार्क की बेंच पर आराम से बैठ गई और आंखें बंद करके राहुल के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में सोचने लगी। इधर मीरा छुपकर देख रही थी कि आखिरकार रुद्र और आरव क्या कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि वो लोग ब्लैक ड्रेस की लाइन की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं मिल रही थी। मीरा शांति से ये सब देख रही थी और उसे मन ही मन रुद्र की हरकतों को देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करके चुपचाप खड़ी थी। शॉप में म्यूजिक भी चल रहा था और म्यूजिक के साथ एकदम शांत वातावरण में मीरा बहुत ही प्यार से रुद्र की हर हरकत को देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, तुम कितने प्यारे लग रहे हो रुद्र। इधर रुद्र और आरव मीरा के लिए बनी ड्रेस का चुनाव करने में लगे थे।
आरव कह रहा था कि उस पर ये ड्रेस अच्छी लगेगी, लेकिन रुद्र कह रहा था नहीं ये ड्रेस अच्छी लगेगी। तभी आरव ने एक और ड्रेस निकाल कर कहा ये वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस बात पर रुद्र ने खींचते हुए कहा तुझे ज़्यादा पता है कि उस पर क्या अच्छा लगेगा या मुझे? तो आरव ने उसे छेड़ते हुए कहा भाई तेरी वाली है तो अब तुझे ही पता होगा ना कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। इस बात पर रुद्र ने उससे कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। तो आरव बोला स्माइल तो देखो जनाब की। तो रुद्र ने कहा देख यार तू ना ज़्यादा परेशान मत कर और चुपचाप मुझे ड्रेस सेलेक्ट करने दे। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पर पड़ी जो पूरी तरह से ब्लैक नहीं थी, लेकिन आधा नेवी ब्लू और आधा ब्लैक कलर मिक्स था। रुद्र को वो ड्रेस बहुत ही पसंद आई। उसने आरव से पूछा आरव ये ड्रेस कैसी रहेगी? आरव ने भी उस ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा अरे यार ये ड्रेस तो एकदम औसम लग रही है। ये कहते हुए वो दोनों उस ड्रेस को देखे जा रहे थे। मीरा ये सब नहीं देख पा रही थी और ना ही ढंग से उनकी बातें सुन पा रही थी। मीरा ने उस ड्रेस को भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो उस ड्रेस को भी नहीं देख पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने उचक उचक कर वो ड्रेस देखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो ड्रेस नहीं देख पाई। तभी उसने देखा खुश होते हुए रुद्र उस ड्रेस को वहाँ के आदमियों से कहकर पैक करवा रहा था। ये देखकर मीरा मन में सोचने लगी ये ड्रेस किसके लिए पैक करवा रहे हैं और इसके लिए इतना खास कौन है जिसके लिए ये खुद यहाँ चलकर ड्रेस पैक करवाने आया है। कोई नहीं जाने दो, किसी के लिए भी ड्रेस लेने आया हूँ मुझे क्या, लेकिन इसी बहाने कम से कम इन जनाब के दर्शन तो हो गए। सोचते हुए वो फिर से प्यार से एकटक रुद्र को देखने लगी और इस समय तो शॉप में बज रहे म्यूजिक सिस्टम के सॉन्ग ने भी उसका साथ दिया, जिसमें गाना बजने लगा जिसे जिंदगी ढूंढ रही थी, क्या ये वो मुकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मेरा कहता है, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। ये गाना सुनते सुनते ही मीरा रुद्र को देखे जा रही थी। तभी रिया जोर से आवाज़ लगाते हुए अंदर की तरफ आई और मीरा से पूछने लगी मीरा मीरा तेरी शॉपिंग हो गई क्या? रिया की आवाज़ सुनकर मीरा हड़बड़ा गई और हड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। लेकिन रिया की आवाज़ सुनते ही रुद्र और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखकर पूछा मीरा यहाँ? फिर उन दोनों ने उस ओर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। तो वहाँ देखकर आरव ने चौंकते हुए रुद्र से कहा अरे रुद्र वो देख मिस तूफान, अरे वही मीरा की दोस्त जो अपने को सुबह मिली थी ना वो, लेकिन वो इधर क्या कर रही है? ये बात सुनकर रुद्र ने भी जल्दी से उस तरफ देखा तो देखा रिया अंदर की तरफ आ रही थी। रिया को देखते ही रुद्र समझ गया कि मीरा यहीं कहीं है, इसलिए उसने आरव से धीरे से कहा ये ड्रेस ले जाओ और चुपके से अच्छे से पैक करवा कर गाड़ी में रखाओ। ठीक है मैं अभी आया। तो आरव ने कहा ठीक है ब्रो कहते हुए वो निकल गया और रुद्र मीरा की तरफ आने लगा। मीरा ने जैसे ही रुद्र को अपनी तरफ आते हुए देखा वो घबरा गई और घबराते हुए वो अपने पापा के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ घुमा लिया था ताकि रुद्र को कोई शक ना हो। इधर से रिया ने आते हुए मीरा से पूछा अरे मीरा और कितना टाइम लगेगा शॉपिंग करने में? मीरा ने कहा तू देख रही है ना मैं पापा के कपड़े सेलेक्ट करने के लिए कितनी कंफ्यूज्ड हूँ, ऊपर से तुझे जल्दी घर जाने की पड़ी है। तो रिया ने कहा अरे यार वो कल है ना पकोड़े कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे, जिसकी वजह से मेरा सिर भी दुख रहा है और पेट भी दुख रहा है। मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है यार, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ। इस बात पर मीरा ने कहा ओह सॉरी रिया, मुझे नहीं पता था कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है। एक काम कर आज शॉपिंग रहने देते हैं, कल कर लेंगे। फ़िलहाल हम घर चलते हैं, नहीं तो तुझे आराम कैसे मिलेगा? इस बात पर रिया ने कहा नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। इस बात पर मीरा ने चौंकते पूछा क्या? लेकिन अभी तो तूने कहा कि तू ठीक नहीं है, अभी कह रही है ठीक है, ऐसे कैसे मैडम जी? तू जो बात है सच सच बता यार। इस बात पर रिया ने कहा यार मैं फ़िलहाल के लिए ठीक हूँ, तू जल्दी से कपड़े ले लेना क्योंकि वो भी तो ज़रूरी हैं। मैं बाद में भी आराम कर लूँगी। इस बात पर पीछे से रुद्र ने आकर कहा ऐसे कैसे चलेगा रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रुद्र की आवाज़ सुनकर रिया ने चौंकते हुए पीछे देखा और पूछा आप यहाँ? तो रुद्र ने कहा हाँ वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा।
रुद्र को देखकर रिया तो चौंक गई थी, लेकिन मीरा सिर्फ चौंकने का नाटक कर रही थी। पर रुद्र रिया को लेकर सीरियस हो गया था, इसलिए उसने थोड़ा सख्त लहजे में उससे कहा, रिया, किसी भी ज़रूरी काम के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ, फिर कोई भी काम। इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, जिससे तुम घर भी जल्दी पहुंच जाओगी और फिर तुम आराम भी कर सकोगी। तो मीरा ने कहा, हाँ रिया, रुद्र सच बोल रहा है, तुम चले जाओ इनके साथ। तो रिया ने कहा, नहीं मीरा, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस बात पर रुद्र ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और रिया से कहा, ठीक है रिया, तुम एक काम करो, मेरा दोस्त आरव, जिससे तुम सुबह सुबह ही मिल चुकी हो, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा और मैं यहाँ मीरा के साथ रुक जाता हूँ। अब तो ठीक है ना? इस बात पर रिया ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन उस सिंगल हड्डी के साथ मुझे क्यों भेज रहे हो? इससे अच्छा तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इस बात पर मीरा चिढ़ते हुए बोली, रिया देख, मेरे दोस्त आरव को कुछ मत बोल। और तू उससे कब मिली बता? तो रिया ने सुबह की सारी बात मीरा को बता दी। पहले खुद को तो आईने में देख। तो मीरा ने कहा, ठीक है, लेकिन वो अगर सिंगल हड्डी है तो तू कौन सी डबल हड्डी है? इस बात पर रिया ने कहा, वाह जी वाह, मतलब कल के मिले दोस्त के लिए तो अपने बचपन के दोस्त को भूल गई। ये सही है, मतलब वो गाना मुझे अब गाना ही पड़ेगा। तो मीरा ने पूछा, कौन सा गाना? तो रिया मीरा के सामने खड़ी हो गई और बोली, अरे वही गाना जो रील्स पर एकदम वायरल हो चुका है। कहते हुए रिया गाने लगी, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा तेरा प्यार है। वो अभी इससे आगे गाती कि मीरा ने जल्दी से आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप कर जा मेरी अम्मा, कम से कम नौटंकी करने से पहले आसपास के लोगों को ही देख ले। देख अपनी आंखों से, सब हमें ही ताड़ रहे हैं। तू क्यों मेरी लुटिया डुबो रही है? इस बात पर रिया ने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा सारे लोग बस उसे ही देख रहे थे। तभी मीरा ने रुद्र की तरफ देखा, जो पहले से ही अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। मीरा ने जब उसे हंसते हुए देखा तो उसने रिया को छोड़ दिया और जाकर सीधी खड़ी हो गई। तो रिया ने हंसते हुए कहा, ये मीरा को मैं अपना दोस्त समझती थी, मुझे क्या पता था ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज तो इसने मुझे मार ही डालना था, जैसे तैसे मैं बच गई इसके चंगुल से। इस बात पर रुद्र ने हंसते हुए कहा, इसलिए चुपचाप आरव के साथ घर चली जाओ, यहाँ रहोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। इस बात पर रिया ने कहा, सच कहा तुमने रुद्र। इस बात पर मीरा बोली, रिया तू आराम करना घर जाकर, मैं भी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। रिया बोली, ना मत आना घर, तू एक काम कर, जंगल में घर ढूंढ ले अपने लिए, वहीं किसी शेर को पटाकर उससे अपना ब्याह रचा लेना। तू तो पंजे मारती है। इस बात पर मीरा को भी हंसी आ गई। तभी आरव वहां आया और उसने रुद्र से पूछा, रुद्र चलना नहीं है क्या? तो रुद्र ने कहा, अरे मैं तुझे ही याद कर रहा था, एक काम कर, तू रिया को घर पर ड्रॉप कर दे। इस बात पर आरव ने रिया की तरफ चिढ़ते हुए देखा, तभी उसे मीरा दिखी। तो वो मीरा को देखकर खुश हो गया और उसने सीधे जाकर मीरा को गले से लगा लिया। मीरा भी आरव को देखकर बहुत खुश हो गई। रुद्र ने उन दोनों को ऐसे गले मिलते हुए देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तभी मीरा ने आरव से पूछा, कैसे हो आरव? तो आरव ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मीरा ने कहा, अच्छी हूँ। रिया उन दोनों को ऐसे गले मिलते हुए देखकर चौंक गई और उसने मीरा को चौंकते हुए पूछा, ये सिंगल हड्डी तेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मेरे सामने ही तुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है? कहते हुए रिया ने मीरा को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तो आरव ने मीरा से कहा, यार मीरा, तुम ये बताओ, तुम्हें पूरी दुनिया में ये मिस खड़ूसी मिली थी दोस्ती करने के लिए? कितनी खतरनाक है ये। अगर सोमंथरा और सुपर्णखा मरी होंगी तभी इस जैसे राक्षस ने इस धरती पर जन्म लिया होगा। इस बात पर मीरा को हंसी आ गई, लेकिन रिया को गुस्सा आया तो उसने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर हड्डी, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे राक्षस कहा? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ी, तभी वहाँ के मैनेजर ने आकर रिया से कहा, मैडम आप बहुत ही नॉइस क्रिएट कर रही हैं, जिससे हमारे दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्या आप? इस बात पर मीरा ने कहा, सॉरी सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। मैनेजर ने कहा, ठीक है। उसके जाते ही मीरा ने रिया की तरफ गुस्से से देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर ले जाने लगी। इस दौरान रिया तो चुप ही रही। रिया आरव की तू में सुनकर रुद्र और मीरा परेशान हो गए, इसलिए मीरा रिया को बाहर लेकर चली गई। बाहर बालकनी में आकर मीरा ने रिया को वहीं खड़ा करते हुए उसे बच्चों की तरह कहा, अब तू यहाँ से बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी, समझी? यहीं चुपचाप खड़ी रहे बस, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू एक शब्द नहीं बोलेगी। कहते हुए वो अंदर की तरफ चली गई। मीरा के जाते ही रिया सोचने लगी,
उस घोसट मैनेजर की वजह से मुझे डांट पड़ी। अब देखना मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आखिर उसे भी तो पता चले कि किससे पाला पड़ा था उसका। आने दो उसे। इतना बोलकर वो उस मैनेजर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। इधर रुद्र आरव को बोल रहा था, अगर तू उस तूफान को घर छोड़ देता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? फोकट का कबाब में हड्डी बन बैठी है। इस पर आरव ने उससे कहा, अच्छा तो तू ये बोलना कि तुझे स्पेस चाहिए मीरा से बात करने के लिए। और फिर नाटक करते हुए बोला, क्या यार मैं भी ना ट्यूबलाइट ही हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तू कहना क्या चाहता है? रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं यार तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था। कि आरव ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे रुद्र तू टेंशन मत ले, मैं सब समझ गया यार कि तू क्या चाहता है। अरे तेरे कहने पर तो मैं रिया तो क्या उसके जैसी हजारों आफतों को झेलने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे भाई उसके इतना बोलने पर रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही उसने मीरा को अपनी तरफ आते हुए देखा और वो चुप हो गया। फिर उसने आरव को भी धीरे से कह दिया, अब चुप हो जा, मीरा आ रही है। आरव ने भी पीछे की तरफ मुड़कर देखा और थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, अरे मीरा। उसकी आवाज़ सुनकर मीरा भी मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके पास आई और बड़े प्यार से बोली, हाँ बोलो आरव। तो आरव ने कहा, मैं ना जाते जाते रिया को ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो मेरे साथ सेफ रहेगी। उसकी इस बात पर मीरा ने हंसते हुए कहा, वो तो तुम्हारे साथ सेफ ही है, लेकिन क्या तुम उसके साथ सेफ रह पाओगे? ये सुनकर आरव कंफ्यूज होकर रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र ने भी आरव को इस तरह उलझे हुए देखकर हंसते हुए कहा, हाँ बात तो मीरा ने सही कही है। आरव थोड़ा चिढ़ता हुआ बोला, हाँ उड़ा लो तुम लोग, मेरी खूब उड़ाओ, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ और जाते जाते मैं रियो को भी उसके घर ड्रॉप कर दूंगा। वो जा ही रहे थे कि मीरा फिर बोली, अरे संभल के जाना। हाँ ठीक है, कहते हुए वो निकल गया। उसके जाते ही मीरा चुपचाप अपने पापा के लिए कपड़े लेने लगी। रुद्र भी अपने काम से फ़ोन पर बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद वो मीरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। इधर मोनिका चुपचाप गार्डन में एक बेंच पर आंखें नीचे बैठी हुई थी। तभी जोर की ठंडी हवाओं के साथ जोर जोर से बारिश भी होने लगी। मोनिका फिर भी मुंह बनाए बैठी रही। राहुल ये सब अपनी बालकनी की खिड़की से देख रहा था। एक तरफ उसने खुद के दिल को समझा दिया था कि अब मोनिका से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन दूसरी तरफ मोनिका को परेशान होता हुआ देखकर वो परेशान भी हो रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में खड़े होकर खुद को समझाता रहा कि नहीं, मोनिका एक धोखेबाज लड़की है, लेकिन उसका दिल था कि मान ही नहीं रहा था। उस वक्त मोनिका बेतहाशा बारिश में भीग रही थी और उससे ये देखा नहीं जा रहा था। बारिश अब नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। इतनी बारिश में उसे अब ठंड लगने लगी। राहुल ने जब मोनिका को ऐसे देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो जल्दी से एक छाता लिए नीचे की तरफ भागा। नीचे आकर उसने देखा मोनिका एक कोने में दुबक कर बैठी थी और जोर जोर से ठिठुर रही थी। राहुल ने जब ये देखा तो वो तुरंत उसके पास गया। उसने सबसे पहले मोनिका को वहां से उठाया। उसे देखकर मोनिका बोली, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ राहुल। राहुल ने गुस्से में उससे कहा, चुपचाप चलो मेरे साथ। इतना बोलकर उसने मोनिका को पकड़कर जल्दी से आम के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। मोनिका उसकी ओर देखते हुए बोली, क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल पड़ी नहीं है। तुम्हें अब तो मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। तुम तो मुझे भूल चुके हो, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी ये बातें सुनकर राहुल ने कहा, हाँ मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बचाने का। बस मैं ये कहना चाहता था कि अगर तुम्हें इसी तरह तड़प तड़प कर मरना है तो यहाँ मत मरो, कहीं और जाकर मरो, समझी? ये सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है। यहाँ पर जो भी होगा मेरे हुक्म से होगा और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। और भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ करो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कल सुबह तक तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा, तुम साइन कर देना ताकि हमारे डाइवोर्स की बात आगे बढ़ सके। राहुल की इस बात पर मोनिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? राहुल और गुस्से में बोला, हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला, नाउ प्लीज़ गेट आउट। इतना बोलकर वो गुस्से में अंदर की तरफ चला गया। राहुल के मुंह से वो सब सुन मोनिका को रोना आ रहा था। वो सोच रही थी, अब मैं राहुल को कैसे समझाऊं कि मैं सच में सुधरना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई दौलत या शोहरत, मुझे बस मेरा राहुल चाहिए। यही सब सोचते हुए वो भी रोते रोते बाहर की ओर निकल गई
और अपनी कार लेकर घर चली गई। राहुल अब भी बालकनी में खड़ा चुपचाप मोनिका को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने किसी को कॉल करके कहा, हेलो, हाँ जी, तलाक के पेपर्स कल तक मोनिका के घर पहुंच जाने चाहिए। इधर आरव रिया के पास पहुंचा तो उसे देखते ही रिया चिढ़ गई और फिर चिढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे अंदर डांट पड़ी और अब तुम यहाँ भी मुझे परेशान करने आ गए। देखो, ये सही नहीं है। ये सब सुनकर आरव ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं कि किसी पब्लिक प्लेस में कैसे, किस तरीके से और किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए? ये मॉल है, तुम्हारा घर नहीं। एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि बाहर निकलकर कैसे बात की जाती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, रिया ने भड़कते हुए कहा। पागल तो तुम हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्से में तुम्हें कुछ भी बोल दूंगी। आरव भी गुस्से में बोला, हाँ तो वैसे भी तुम्हें बोलने की तमीज़ तो है ही नहीं। मुझे पता है तुम कुछ भी बोल सकती हो। रिया को अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देखो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो। ठीक है, तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। मुझे इस वक्त झगड़ा नहीं करना है और मेरा कोई मूड भी नहीं है तुमसे झगड़ा करने का। तो प्लीज़ जो भी काम है जल्दी से बोलो और चुपचाप यहाँ से जाओ। आरव ने कहा, नहीं, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रिया चौंकते हुए बोली, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? पर कहाँ? आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कोई किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा। बस तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि मीरा ने कहा। और फिर मैं घर ही जा रहा हूँ, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना है और मेरी कार रुद्र के घर पर है, तो मैं अपनी कार लेकर जाऊँगा, जिसके लिए सबसे पहले मैं रुद्र के घर जाऊँगा। तो जाते जाते तुम्हें मीरा के घर पर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? रिया अब भी बहुत गुस्से में थी। वो बोली, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसकी अकड़ देखकर आरव ने कहा, तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हारी शिकायत मुझे मीरा से करनी ही पड़ेगी। एक तो वो पहले से ही गुस्से में है और जब तुम्हारे नखरे सुनेगी तब और गुस्से में आ जाएगी। और उसने मुझसे साफ साफ कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, ताकि उसे जो कपड़े लेने हैं वो आराम से ले ले और फिर वो शॉपिंग करके रुद्र के साथ घर आ जाएगी। अब बोलो क्या करना है? ये सब सुनकर रिया सोचने लगी। लगता है इस आरव के साथ जाना ही पड़ेगा। मीरा गुस्से में है और गुस्से में तो वो किसी की नहीं सुनती है। इससे पहले कि वो मुझे और डांट लगाए मैं चली ही जाती हूँ, वरना यह खड़ूस ज़रूर मीरा से मेरी कंप्लेन कर देगा। मीरा से डांट खाने से अच्छा है कि मैं इसकी बात मान लूँ। रिया को सोचते हुए देखकर आरव ने कहा, ओह हेलो मैडम, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर 1 घंटे तक सोचती रहो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ। मुझे जल्दी निकलना है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो चलो, और अगर नहीं आना चाहती हो तो जाकर मीरा से लड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चला। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगा तो रिया ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, मैं भी चल रही हूँ। अगर मैं नहीं आई तो मीरा तो मुझे मार ही डालेगी। कहते हुए वो उसके पीछे पीछे चल दी। आरव मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मीरा गुस्से में नहीं है। वो तो सिर्फ रिया से मजाक कर रहा था, ताकि वो उसके साथ जाने के लिए जल्दी से मान जाए। थोड़ी देर बाद आरव पार्किंग से गाड़ी लेकर आया और रिया उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। रिया ने बैठते ही अपने कानों में हेडफोन्स लगा लिए, ताकि उसे आरव की कोई बात सुनाई न दे। ये देखकर आरव भी मन ही मन खुद से बोला, चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसकी बकबक तो नहीं सुनने को मिलेगी। इसने अपना गाना लगा लिया है। अब मैं भी अपने ब्लूटूथ में अपना गाना लगा लेता हूँ और गाड़ी थोड़ी स्पीड पर भगा देता हूँ, ताकि इस घूसर चुड़ैल का घर जल्दी से आ जाए और मैं अपने काम पर निकल सकूं। मन में ये सब सोचते हुए आरव गाड़ी लेकर निकल गया। इधर रुद्र मीरा से बोल रहा था, तुम अपने पापा के लिए कुछ भी लोगी तो उन्हें पसंद ही आएगा। मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं पापा के लिए कौन सी कलर का ब्लेज़र या फिर कौन सी कलर की शर्ट लूँ। अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा कि कौन सा ब्लेज़र या फिर शर्ट मेरे पापा के लिए ठीक रहेगी। ये सुनकर रुद्र ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो अभी पसंद करा देता हूँ। कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने तुरंत 2-3 ब्लेज़र निकालकर मीरा के हाथ में पकड़ा दिए। फिर उसने शर्ट और पैंट का भी सिलेक्शन कर लिया और वो भी मीरा को दे दिए और फिर बोला, अब इन चारों कलर में से तुम चूज़ कर लो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद है। बस वही ड्रेस अपने पापा को गिफ्ट कर देना। चारों शर्ट्स और ब्लेजर देखकर मीरा एकदम खुश हो गई। उसने रुद्र से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने जो इतने अच्छे ब्लेजर और शर्ट निकाली हैं, जो मैं 1 घंटे में भी नहीं निकाल पाती। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए।
तुमने तो मेरा टाइम भी बचा लिया और मुझे इतनी अच्छी सिलेक्शन भी मिल गई। अब से पापा के लिए कुछ भी लेना हो तो मैं शॉपिंग पर तुम्हें ही ले जाया करूँगी, ठीक है? रुद्र भी खुश होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अब से तुम्हें जब भी शॉपिंग करनी हो तुम बेझिझक मुझे कह देना, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। ये सुनकर मीरा ने खुश होकर कहा, थैंक यू रुद्र। उसी खुशी में उसने उनमें से 2 ब्लेज़र और 2 पैंट शर्ट सेलेक्ट कर लिए और पेमेंट करके पैकिंग भी करवा ली। सब कुछ पैक करवाने के बाद उसने रुद्र से कहा, चलो अब चलते हैं, और दोनों बाहर निकल गए। तभी रुद्र ने मन ही मन में सोचा, अभी तो आरव और रिया को भेजा ताकि मीरा के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, लेकिन शॉपिंग भी जल्दी हो गई। अब लगता है कुछ बहाना करना पड़ेगा मीरा को रोकने के लिए। क्यों ना खाने के बहाने मीरा को रोक लिया जाए। वैसे भी मुझे भूख लगी है, इससे भी पूछ लेता हूँ, क्या ये मेरे साथ खाना खाएगी? अगर ये हाँ कहती है तो हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाएंगे। इस तरह से मीरा मेरे साथ भी रहेगी और मेरा खाना भी हो जाएगा। सोचते हुए उसने मीरा से पूछा, मीरा मुझे ना बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगी? दरअसल मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर मीरा उसकी फिक्र करते हुए बोली, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी से पहले कुछ खा लेते हैं फिर घर जाएंगे। उसकी हाँ मिलते ही रुद्र बहुत खुश हो गया और उसे थैंक्स बोलने लगा। मीरा ने हैरानी से कहा, अरे तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो, वो भी सिर्फ साथ में खाना खाने के लिए? अरे खाना खाने के लिए कौन थैंक यू बोलता है? वैसे ना तुम मेरे साथ ये फॉर्मेलिटी मत किया करो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझे दोस्ती में थैंक यू और सॉरी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आज के बाद मुझे थैंक यू और सॉरी कभी मत बोलना। फिर रुद्र भी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है नहीं बोलूँगा, और फिर दोनों चल दिए। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े तो एक आदमी उनका पीछा करने लगा। उसने मीरा के साथ रुद्र को देखकर किसी को कॉल की और पूछा, इस लड़की के साथ एक लड़का भी है, अब क्या करना है, इस लड़की को उड़ा दूं या नहीं? उसके इस सवाल पर सामने से जवाब आया, उड़ा दो, उसे टारगेट बनाकर किसी भी हालत में उड़ा दो। आज की डेट में वो लड़की ख़त्म हो जानी चाहिए। बस इस पर उस आदमी ने कहा, ठीक है मैं ये काम अभी कर देता हूँ। फ़ोन रखते ही उसने मीरा पर निशाना लगाया। अब मीरा पर रेड लाइट का बिंदु जैसा दिख रहा था, लेकिन तभी रुद्र की नज़र उस रेड लाइट पर पड़ी और उसे तुरंत पता चल गया कि मीरा पर किसी ने निशाना लगाया हुआ है। इससे पहले कि वो आदमी निशाना लगाकर गोली चलाता, रुद्र ने मीरा को जल्दी से खींच लिया और मीरा के साथ साथ उसके सामने खड़ी एक लेडी को भी उसने दूसरे हाथ से खींच लिया ताकि गोली सीधे दीवार पर जाकर लगे। उस आदमी ने जैसे ही गोली चलाई तो उसकी गोली जाकर दीवार पर लग गई। ये सब इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला। मीरा और वो औरत बहुत घबरा गए और घबरा कर रुद्र की तरफ देखने लगे। गोली की आवाज़ सुनकर पब्लिक भी इधर उधर भागने लगी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रुद्र ने मीरा को खींचकर जल्दी से एक दीवार के पीछे छुपा लिया ताकि किसी की उस पर नज़र न पड़े। मीरा अब भी बहुत घबराई हुई थी तो रुद्र ने उसे संभाला और उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए कहा, मेरा मैं हूं ना, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर मीरा उससे बोली, नहीं रुद्र, मुझे खुद की फिक्र नहीं हो रही है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे गोली तुम पर चलाई जा रही थी, वो लोग तुम्हें मारने आए हैं। रुद्र ने कहा, नहीं वो लोग मुझे मारने नहीं आए थे। ये सुनकर मीरा बहुत हैरान हो गई। उसने पूछा, तो किसे मारने आए थे, और आखिर ये लोग थे कौन, और ये हमें क्यों मारना चाहते हैं और हम पर अंधाधुंध गोली क्यों बरसा रहे हैं? प्लीज़ बताओ रुद्र। मीरा अपनी घबराहट में एक साथ इतने सवाल पूछ रही थी। उसके इतने सारे सवाल सुनकर रुद्र ने कहा, देखो मीरा, मुझे भी नहीं पता है कि हम पर गोलियां कौन चला रहा है और वो हमें क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि गोली के निशाने पर मैं नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम थी। मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है, वो आदमी तुम पर निशाना साधे बैठा था, इसलिए तुम्हारी जान को ख़तरा है। तुम्हें अब से बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो मीरा के जैसे होश ही उड़ गए। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे मारना चाहेगा। क्या? मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? मुझ पर गोली चलाने की तो बहुत दूर की बात है, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। उसके फिर इतना बोलने पर अब रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, एक तो तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर भी तुम अपनी तारीफ ही किए जा रही हो कि तुमसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। कमाल है यार, और क्यों नहीं कर सकता कोई तुमसे दुश्मनी? तुम कोई प्रधानमंत्री हो क्या? वो उसे शांत करते हुए बोली, नहीं बात वो नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही भीड़ में से निकलकर उस आदमी ने फिर से मीरा पर गोली चला दी। लेकिन इस बार भी रुद्र ने गोली के निशाने को देख लिया था, इसलिए वो मीरा को जल्दी से लेकर वहां से भाग गया और इस बार भी गोली दीवार पर जाकर ही लगी। एक बार फिर निशाना चूक जाने की वजह से वो हमलावर बहुत गुस्से में आ गया था।
उसने मीरा रुद्र का पीछा किया। इधर रुद्र और मीरा जल्दी से पार्किंग में गए और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। रुद्र ने मीरा से कहा, तुम पीछे वाली सीट पर छुपकर बैठ जाओ, तुम्हारा चेहरा अब किसी को नहीं दिखाई देना चाहिए, समझी तुम? रुद्र ने अभी इतना ही कहा था कि तब तक गोली चलाने की आवाज़ दोबारा से आने लगी। वो आवाज़ें सुनकर जब रुद्र ने सामने की तरफ देखा तो एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए मीरा पर निशाना ताने खड़ा था। ये देखकर उसने मन ही मन कहा, ज़रूर ये वही आदमी है जो मीरा को मारना चाहता है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीरा को मारने के लिए ही आया है। पहले मीरा को जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। यही सब सोचते हुए उसने मीरा से कहा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। उसके सिर पर खून सवार है, तुम्हें मारे बिना वो शांत नहीं बैठने वाला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से इस पब्लिक में से किसी की जान गई तो ये सही नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। हमें अब उसे नहीं दिखना है। उसके इतना बोलने के बाद मीरा कुछ बोलने वाली थी, तभी रुद्र ने आगे कहा, और सुनो, तुम लेट जाओ और लेट कर अपना चेहरा ढक लेना ताकि वो तुम्हें पहचान ना पाए, नहीं तो वो कार में भी हमारा पीछा करेगा। ठीक है, बोल मीरा ने जल्दी से नीचे झुक गई और जैसा रुद्र ने कहा था उसने अपना चेहरा भी ढक लिया था। रुद्र ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और दोनों छुपते छुपाते हुए वहां मौजूद भीड़ में से निकल गए। वो आदमी अब भी वहां मीरा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी। इस बात पर खींचते हुए उस आदमी ने किसी को फ़ोन किया और कहा, लड़की हमें चकमा देकर भाग गई। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से गुस्से से भरी एक आवाज़ आई, एक काम करो, तुम खुद को गोली मार लो, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। सिर्फ एक लड़की को मारने के लिए कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया, तो तुम किस काम के हो? तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। मुझे इस काम के लिए किसी और से ही बात करनी होगी, उस हमलावर ने विनती करते हुए कहा। मुझे एक और मौका दे दीजिए सर, प्लीज़, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। इस पर सामने से आवाज़ आई, नहीं, एक भी मौका और नहीं मिलेगा अब। उस मीरा की बच्ची को मारने के लिए मुझे किसी और को ही हायर करना पड़ेगा। उसका गुस्सा देखकर उस आदमी ने कहा, आप ये काम किसी और को ही दे दीजिए। ठीक है सर, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया और मन ही मन कहने लगा, खुद को गोली मारने से पहले मैं तुझे गोली ना मार दूँ? वैसे तू बहुत शातिर है, तुझे पता था कि ये काम मुश्किल होगा। फिर भी जब मैं नहीं मार पाया तो मेरा पैसा ही हड़प लिया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो आदमी गुस्से में अपने मालिक को गालियां देते हुए वहां से चला गया। इधर तेज गाड़ी चलाते हुए रुद्र लखनऊ हाईवे पर पहुंच गया था। ये देखकर मीरा ने उससे पूछा, तुमने गाड़ी घर की तरफ क्यों नहीं ली? ये सुनकर रुद्र ने कहा, हमें थोड़ी देर बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है तो वो ज़रूर तुम्हारे ना मिलने पर तुम्हारे घर भी पहुंचेगा, और अगर उसने तुम्हें तुम्हारे घर पर देख लिया तो वो फिर से मारने की कोशिश करेगा, और इस सब के कारण तुम्हारे मम्मी पापा और रिया की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम बाहर कहीं दूर चलते हैं जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। मीरा को उसकी बात सही लगी। उसने कहा, रुद्र, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। मुझे बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी थी, पर ये पता नहीं मेरा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है जो मुझे डायरेक्ट गोली से ही उड़ाना चाहता है। उसे कितनी जल्दी है मुझे ऊपर पहुंचाने की। ऐसी सिचुएशन में भी उसकी मजाकिया बातें सुन रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें ऊपर जाने की बहुत जल्दी है। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात कभी अपने मुंह से निकाली भी तो। कहते हुए वो मुंह बनाकर गाड़ी चलाने लगा। उसका गुस्सा देखकर मीरा ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? तुम बिना रुद्र, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं? रुद्र गुस्से में बोला, हाँ, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे रहते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और अब उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही होगी जो किसी को गोली मारने की तो दूर की बात है, वो लोग किसी को गोली मारने की सोच भी नहीं सकेंगे। उसका बढ़ता गुस्सा देखकर मीरा उसे समझाते हुए बोली, नहीं रुद्र, तुम मेरे इन सब मामलों में मत पड़ो। रुद्र फिर से गुस्से में बोला, क्यों? मैं तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी क्यों ना करूं? उस वक्त मुझे तो तुमने गुंडों से बचाया था, वो भी बिना अपनी जान की परवाह किए, और आज मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी ना करूं? वो तो मेरा फ़र्ज़ था। ये सुनकर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, हाँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, और तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ सोचता हूँ कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। फिर मीरा ने भी कहा, हाँ, तो मैंने तुम्हें कहाँ मना किया है सोचने को? सोचो, पूरे दिन सोचते ही रहो, मुझे क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें इस टेंशन से दूर रहने के लिए कह रही थी, बस, और कुछ नहीं। और वैसे भी सब ठीक हो जाएगा, वो गुंडा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा तो अपने आप घर चला जाएगा। उसकी बात पर रुद्र ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारा कोई सगा वाला लगता है क्या कि उसने तुमसे कहा कि अब मैं घर जाने वाला हूँ? अब मीरा थोड़ा खींचते हुए बोली,
अगर सगा वाला होता तो मुझे मारने के लिए नहीं आता। मैंने सिर्फ नॉर्मली ही कहा कि जिसे मारना है उसे ना ढूंढ कर थक कर घर ही चला जाएगा और क्या करेगा? क्या मेरे जैसी दूसरी ढूंढ के लाएगा? रुद्र ने उसे टोंट मारते हुए कहा, अरे अभी एक से ही पूरी धरती माता परेशान है, तो तुम्हारी जैसी दूसरी ढूंढ कर वो गुंडा तो और ही कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को परेशानी होगी वो अलग। मीरा चिढ़ते हुए बोली, किसी को मुझसे कोई परेशानी नहीं है, और अगर मेरी कोई डुप्लीकेट आ भी जाए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, तुम्हें मेरे बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र अब फुल मजाक के मूड में आ चुका था। वो बोला, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत कहाँ है? चिंता तो सामने वाले को करनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसी एक तो संभाली नहीं जाती, तो दो दो को कैसे संभालेंगे? अगर मेरा मजाक उड़ाना हो गया हो तो फिलहाल ये सोचो कि हमें जाना कहाँ है। ये सुनकर रुद्र ने भी थोड़ा सीरियस होकर कहा, मुझे तो फिलहाल अभी कोई जगह नहीं सूझ रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई जगह हो तो तुम बता दो, हम वहीं चले चलते हैं। क्योंकि अभी हमें कुछ घंटों के लिए आउट ऑफ सिटी ही रहना होगा, ताकि वो अगर तुम्हारे घर जाए भी तो भी तुम उसे ना मिलो। घूमने की बात सुनकर मीरा ने फट से कह दिया, चलो बनारस चलते हैं, वैसे भी मेरा कब से मन था बनारस जाने का। रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, पर बनारस तो यहाँ से लगभग 6 घंटे की दूरी पर है। तो 6 घंटे जाने के, फिर 6 घंटे आने के, और लगभग 2 घंटे वहाँ घूमने के, यानी कि आते आते रात हो सकती है। तो क्या तुम्हें चलेगा? मीरा थोड़ा उदास होते हुए बोली, वैसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पापा के बर्थडे पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। रिया भी वहाँ पहुँच गई होगी, उसकी भी तबीयत खराब है और मैं भी बाहर हूँ, तो वो अकेले नहीं कर पाएगी, मुझे कुछ करना होगा। रुद्र ने उसे समझाया, एक काम करो, आज तुम रहने दो, आज पार्टी की तैयारी मत करो। वैसे भी तुमने सारा सामान तो ले लिया है, बस अब डेकोरेशन ही बाकी है ना, तो वो हम कल कर लेंगे, और इस काम में मैं और आरव दोनों ही तुम्हारी हेल्प करेंगे। वैसे भी हमने दोनों ने 2 दिन की छुट्टी ले रखी है। ये सुनकर मीरा खुश हो गई, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे तो हम 4 जन मिलकर तो कल ही एक ही दिन में सारा काम ख़त्म कर सकते हैं। और 2 दिन बाद पापा आने वाले हैं, तो बचा हुआ काम मैं परसों कर लूँगी। उसे बच्चों की तरह इतना खुश देखकर रुद्र हंसने लगा और बोला, ये काम तो चलो हो गया, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी को क्या बोलोगी? उन्हें क्या जवाब दोगी कि हम लोग बाहर क्यों आए हैं? कहीं तुम्हारी मम्मी गुस्सा ना हो जाए और ये ना बोलें कि तुम दोनों तो बाहर ही रहते हो, कभी गुंडों को भगाने के लिए तो कभी भूतों को भगाने के लिए। और फिर अभी भैया के साथ भी तो तुम रुकी हुई थी, मतलब तुम अपने घर पर कम और बाहर ज़्यादा रहती हो। तो तुम्हारी मम्मी कुछ बोले ना। इस पर मीरा ने उसे बेफिक्र करते हुए कहा, उसकी तुम टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ना बहुत प्यारी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैं इतने सालों से तो दिल्ली में ही थी, मम्मी अकेले ही तो रहती थी, वो सब कुछ अकेले संभाल लेंगी। और फिर मुझे तो बस बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी थी। मैं मम्मी को बोल दूंगी कि मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, जिसकी वजह से मुझे बनारस जाना पड़ रहा है, और मुझे वहाँ से पार्टी की बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो अच्छा ही है, मैं पापा के लिए वहाँ से भी कुछ गिफ्ट ले लूँ, ताकि पापा और खुश हो जाएं। वैसे पापा और मम्मी दोनों को ही बनारस बहुत पसंद है, इसलिए मैं मम्मी को बहाने दे दूंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं बनारस। इतना बोलकर रुद्र गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि अचानक रुकते हुए बोला, एक काम करो, पहले तुम अपनी मम्मी से बात कर लो और रिया की भी तबीयत के बारे में पूछ लो। मैं भी आरव को मैसेज कर देता हूँ कि हम दोनों बनारस जा रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी से भी इस हादसे के बारे में जिक्र मत करना, क्योंकि मैं इस मिशन पर सीक्रेटली काम करने वाला हूँ। मैं चुपचाप ये खबर निकाल लूँगा कि ये काम किसने किया है, कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। मेरा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। रुद्र ने आगे कहा, ठीक है, तो ध्यान रहे ये बात किसी को भी पता ना चले, क्योंकि हो सकता है वो हमारे आसपास का ही कोई हो। तो प्लीज़ इस हादसे के बारे में सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। जब तक मैं कातिल तक नहीं पहुंच जाता, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मीरा भी उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अकेले ये सब कैसे हैंडल कर पाओगे? वो आदमी बहुत खतरनाक था, मैं तुम्हें अकेले रिस्क नहीं लेने दूंगी, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ठीक है, रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिलहाल तुम अपनी मम्मी को फ़ोन कर दो, हम अभी बनारस के लिए निकल रहे हैं। कहते हुए उसने बनारस रोड पर अपनी गाड़ी मोड़ी। मीरा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि वो बनारस जा रही है। उसने मन ही मन सोचा, मैं पहली बार बनारस जा रही हूँ, और वो भी रुद्र के साथ, कितना मज़ा आएगा। वाह, मैं तो सोच सोच कर ही उतावली हो रही हूँ। हम दोनों 80 घाट पर एक साथ बैठेंगे, कितना स्पेशल होगा ना। शाम की आरती हम साथ में करेंगे, साथ में मिलकर गोलगप्पे खाएंगे, फिर वहाँ की चाट पकौड़ी खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। बहुत मज़ा आएगा।
मीरा को इतना खुश होते हुए देखकर रुद्र भी मुस्कुराने लगा। मीरा अपने आप में खोई सी मुस्कुराए जा रही थी। रुद्र ने उसे उसकी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालते हुए पूछा, लगता है तुम्हें बनारस बहुत पसंद है, लेकिन तुम आज तक वहाँ गई क्यों नहीं? इस पर मीरा ने कहा, हाँ, मुझे बनारस का नाम सुनकर ही बनारस से प्यार हो गया है। मुझे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने हैं, 80 घाट पर बैठना है, वहाँ की पकौड़ियाँ खानी है। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। रुद्र एक पल के लिए उसे निहारने लगा, लेकिन फिर तुरंत उसने अपनी नज़रें आगे की तरफ घुमा ली और अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। मीरा ने अपनी मम्मी से कह दिया था कि वो लोग बनारस जा रहे हैं और दोनों निकल पड़े थे बनारस के सुहाने सफ़र पर। अब गायत्री जी को यह चिंता सताने लगी कि मीरा आजकल रुद्र के साथ कुछ ज़्यादा ही घूम रही है। पहले तो वो उसके साथ गुंडों में फंस गई थी, फिर उसके साथ भूत भगाने के लिए उसके पीछे पीछे गई और अब उसके साथ बनारस जा रही है। कहीं उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना? नहीं नहीं भगवान जी, प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि रुद्र बहुत बड़े ख़ानदान से है और रुद्र कितने स्टैंडर्ड तरीके से रहता है और उसकी तो पहले से ही कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। मीरा के मन में रुद्र के प्रति थोड़ी सी भी फीलिंग हुई तो यह मीरा के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि मीरा अभी बच्ची है और ये बड़े लोग दिल तोड़ने में कुछ ज़्यादा ही आगे रहते हैं। मुझे मीरा से बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि रुद्र से दूर रहे। न जाने पहले से उसके साथ कितनी लड़कियां रिलेशनशिप में रही होंगी। तो अगर भूल से भी मीरा के मन में रुद्र के प्रति कोई भी फीलिंग आ गई तो मीरा तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बार मीरा को घर आ जाने दो, फिर मुझसे बात करती हूँ और उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती हूँ कि अब से वो रुद्र से दूर रहे, क्योंकि रुद्र जैसा लड़का मीरा के लिए ठीक नहीं है। वो ये सब कुछ अभी सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी तो गायत्री जी ने अपने मन में सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि रिया और मीरा तो दोनों साथ में ही गए थे। तभी उन्हें अचानक से ध्यान आया, अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, मीरा ने मुझे बताया था कि रिया की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसे छोड़ने के लिए रुद्र का कोई दोस्त आएगा। लगता है शायद रिया ही होगी। ये कहते हुए वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पर रिया नहीं थी, बल्कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एक आदमी खड़ा था, जिसने गायत्री जी से पूछा, हेलो, हम सफाई वाले हैं, हमें मीरा मैडम ने बुलाया है, वो घर पर हैं क्या? गायत्री जी उस आदमी को देखकर सबसे पहले तो चौंक गई, फिर उसके सवाल से वो और चौंकी, क्योंकि मीरा ने एक दिन पहले ही सफाई वाले को बुलवाकर पूरा गार्डन साफ करवाया था। तो अब तो कोई सफाई वाला नहीं आ सकता, इसलिए उन्हें लगा कि ये शायद किसी गलत एड्रेस पर आ गया है। मैं इसे कह देती हूँ कि मेरा यहाँ नहीं है और तुम शायद गलत एड्रेस पर आ गए हो। ये सोचकर उन्होंने उस आदमी से कहा, मेरा तो यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि शायद तुम किसी गलत एड्रेस पर आ गए हो। शायद तुम्हें किसी और मीरा ने फ़ोन किया होगा, क्योंकि हमने तो परसों ही गार्डन की सफाई करवा ली थी। उनकी बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, लगता है वो यहाँ भी नहीं पहुँची है, तो फिर ये गई कहाँ होगी? ज़रूर उसके साथ जो लड़का था वो उस लड़के ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। वो ज़रूर उसे कहीं दूर लेकर चला गया होगा। अगर वो लड़का नहीं होता तो कम से कम मीरा यहाँ तो होती। लेकिन ये लोग ऐसे कैसे कहीं चले गए? उन दोनों की हिम्मत तो देखो, मुझे चकमा देकर भागे। अब मैं इन्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये सोचते हुए वो आदमी अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा। ये देखकर गायत्री जी ने पूछा, ओह हेलो भाई, ये क्या अपने आप में अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं पहुँच गया ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये कहते हुए वो जल्दी से अपना मुंह ठीक से बांधते हुए निकल गया। वो बाहर जा ही रहा था कि तभी गायत्री जी ने उससे पूछा, वैसे ये तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? ये सुनकर उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, वो क्या है ना, मुझे एलर्जी हुई है तो डॉक्टर ने मुझे कहा है अपना मुंह ढककर ही रखना, ताकि मेरी एलर्जी दूसरों को ना लग जाए। ये सुनकर गायत्री जी की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उन्होंने उससे कहा, ठीक है, जल्दी जाओ बाहर। यह कहते हुए वो जल्दी से अंदर गई और सैनिटाइज़र लेकर आई। सैनिटाइज़र लेकर उन्होंने पूरे दरवाजे को सैनिटाइज कर दिया। सैनिटाइज करते करते गायत्री जी अपने मन में ही कहने लगी, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। जब उसको पता है कि उसे वायरल है, फिर भी वो हमारे घर के सामने आकर खड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उसने खुद ही बता दिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। कहते हुए गायत्री जी अंदर चली गई। इधर आरव और रिया दोनों गाड़ी में जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी अचानक से अपने आप बंद हो गई। गाड़ी को बंद हुए देखकर आरव और रिया दोनों घबरा गए। उन्होंने सोचा, अब ये क्या हो गया इस गाड़ी को। खींचते हुए आरव जल्दी से गाड़ी में से उतरा और गाड़ी खोलकर देखने लगा कि अचानक गाड़ी में ऐसा तो क्या हो गया कि गाड़ी ही बंद हो गई।
वो गाड़ी में देखने तो लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। वो इधर-उधर परेशान होकर घूमने लगा और मैकेनिक को फ़ोन करने लगा। रिया आरव को परेशान होते हुए देखकर समझ गई कि आरव को गाड़ी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए रिया खुद उतरी और वह गाड़ी के अंदर झाँककर देखने लगी। आरव ने रिया को इस तरह गाड़ी में झाँकते हुए देखा तो उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा, ये लड़कियों का काम नहीं है, तो तुमसे तो नहीं हो पाएगा, और ख़ासकर तुम जैसी स्टाइलिश लड़कियों का तो काम है ही नहीं। ये सब तो मैकेनिक या इंजीनियर लोगों का काम है। ये सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा और उसे तंज कसते हुए कहा, जिसके बारे में नहीं जानते हो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कुछ अंदाज़ा लगाना चाहिए, और तुम ना चुपचाप अपना काम करो। ठीक है, मुझसे बात मत करो और मुझे देखने दो गाड़ी में कि गाड़ी में हुआ क्या है, नहीं तो हम यहीं रास्ते में भटकते रह जाएंगे। ये सुनकर आरव ने अपने मन में कहा, ये तो बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है, देखते हैं क्या ही कर लेती है। इसलिए आरव साइड में आकर खड़ा हो गया और रिया को काम करते हुए देखने लगा। उसने पहली बार रिया को इतनी गौर से देखा था, लेकिन इससे पहले वो रिया को और ध्यान से देख पाता। रिया ने अचानक से गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखकर आरव चौंक गया, इसलिए उसने चौंक कर रिया से पूछा, ये तुमने कैसे कर लिया? तो रिया ने कहा, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मुझे भी ये सब काम करना आता है। तो प्लीज़ आज के बाद से तुम किसी को बिना जाने उसे जज मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं स्टाइलिश कपड़ों में रहती हूँ तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मैं कुछ काम नहीं करती हूँ? ऐसा नहीं है, हम लड़कियाँ भी काबिल बन सकती हैं और मैं भी एक काबिल इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, जिस वजह से मैं इतनी आगे आई हूँ और मुझे सब कुछ आता है। मैं लड़कियों की तरह घर भी संभाल सकती हूँ और लड़कों की तरह ऑफिस भी संभाल सकती हूँ, जिस वजह से इन सब के बीच में आते हुए सारी कठिनाइयों के बारे में जानकर उनका सामना भी कर सकती हूँ। ये सब सुनकर आरव एकदम चुप हो गया। उसे पहली बार रिया में कुछ अच्छाई नजर आई। ये सब सुनकर भी आरव ने रिया से कुछ नहीं कहा। आरव को कुछ ना बोलता देखकर रिया ने उससे पूछा, क्यों, तुम कहाँ खो गए? इस बात पर आरव ने कहा, सॉरी, वो मैंने तुम्हारा मजाक बनाया इसलिए, और थैंक यू वेरी मच हेल्प करने के लिए। कहते हुए आरव जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। तभी रिया भी गाड़ी में आकर बैठ गई। फिर दोनों चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिए। इधर मोनिका अपने घर पहुंची और घर में जाकर सबको इकट्ठा करके जोर जोर से चीखते हुए पूछने लगी, माँ बाबा, मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह किया कि राहुल मुझे तलाक देने पर उतर आया है? मोनिका की बात सुनकर सारे घर वाले नीचे आ गए। ये बात सुनकर मोनिका के घर वाले शॉक्ड हो गए और उन्होंने तुरंत मोनिका से पूछा, तुम क्या सही कह रही हो मोनिका? मोनिका ने रोते हुए सबसे कहा, हाँ, राहुल मुझे तलाक दे रहा है, कल वो पेपर्स भिजवा देगा। राहुल का स्वभाव ही ऐसा है। इस बात पर मोनिका की माँ ने आकर, नहीं बेटा, इसमें राहुल का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुझ में है। टू बी कंटिन्यूड।